इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत अरसे से तनकीद करता आ रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि ज़ियाउल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अच्छा। सेकुलर से मुराद ये है कि रियासत को गर्ज नहीं है मज़हब किसका क्या है, हर अपना जिसका मज़हब है वो अपना मज़हब करे, मगर मज़हब जो कानून है हमारे वो जस्टिस जो कि इस्लाम के भी कानून हैं उनको फॉलो करेगा। मगर ये नहीं कि जो इस्लाम के एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम हिस्ट्री उसके बेसिस के ऊपर कोई कानून बनेगा। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब ने आके इस्लामाइज़ कर दिया, आपकी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दिया उसके अंदर, और फिर शरिया कोर्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो एक सिस्टम चल रहा था, उसके साथ उन्होंने एक दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया। अब दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रही है। कभी इस्लामिक लॉ चलता है, कभी सेकुलर लॉ चलता है। अच्छा, इंडिया का ये कहना था कि ये ज़ियाउल हक साहब ने जो किया है, अभी इंडियन लिबरल्स कह रहे हैं मोदी भी यही इंडिया में करने जा रहा है। अच्छा। और इसलिए पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है वो इसीलिए हुई है कि एक कंसिस्टेंटली एक कानून नहीं है और मुख्तलिफ कानून है, और नंबर 1। और नंबर 2, ये जो तालीम के अंदर मज़हब को लेके आ गया है ज़ियाउल हक साहब, उसकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। बाकी दुनिया सारी सेकुलर एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर सेकुलर एजुकेशन सबटाज हो गई है। कुछ हद तक है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मगर बाकी पब्लिक स्कूल्स के अंदर सेकुलर एजुकेशन नहीं है, उसमें मज़हब का ज़्यादा रोल है। अच्छा, अब जिसकी वजह से फिर आप एक आइसोलेट हो जाते हैं, यू सीन एज अ मुस्लिम कंट्री रादर दैन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और दुनिया में आपने देखा जब से ये 9/11 हुआ और उससे पहले भी कि एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बन रहा था। वो इस हद तक हुआ कि अब सऊदी अरेबिया में भी रिवर्स गियर लगा दिया MBS ने, मोहम्मद बिन सुल्तान ने। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन से। क्यों? कि वो इस्लामाइजेशन नहीं थी, वो एक पोलिटिसाइजेशन थी। ज़िया को अपनी लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि उसके पास वोट नहीं था, तो उसने फिर मज़हब को इस्तेमाल किया कि जी कि मैं तो एक किस्म का इस्लाम लाने वाला हूँ, और उसका सहारा लिया और उससे इस्लाम को सियासी तौर पे एक क्लोक पहना दिए, एक कपड़े पहना दिए अपनी सियासत को इस्लाम के, उसको लिबादा ओढ़ दिया। तो जिसकी वजह से हमारा सारा तालीम का जो सिस्टम है वो, हम अब इंटीग्रेट हुए हैं दुनिया के साथ, मगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें इंटीग्रेट नहीं होने देता दुनिया के साथ। क्योंकि जब दुनिया मांगती है वो प्रोफेशनल्स मांगती है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं मांगती। ठीक, तो जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर प्रोफेशनल्स भी हैं तो उनकी जो रिलीजियोसिटी है वो उनके रास्ते में आ जाती है और वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं। तो इसलिए
उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इज़ गोइंग द पाकिस्तान रूट। ओके, दिस इज तो इंडिया की जो मजबूती थी, जो नए जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, तो मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ इंडिया है। और दुनिया का रोमांस जो था इंडिया के साथ वो इस बुके के साथ था कि इसमें कितने मुख्तलिफ खूबसूरत फूल हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, सारे हैं। तो ये सिर्फ एक हिंदू मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा था कि कोई फूल पढ़िया ना हो भी कोई गड़बड़ हुई और सारे तो सुगांदे फिरते थे और पता नहीं उसकी anyway, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो अब बात ये है कि तो वहाँ डिबेट ये चल रही है। हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है और इंडियन मिडिल क्लासेस भी वही हाल है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस का है कि वो भी अब रिलीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं। वहाँ जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है और ये पहले दी गई थी मगर अब जिस जोर से वो दी जाती है वो ये है कि देखिए क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है एक, तहजीब है सारी, उनके पास बम है, एटॉमिक बम है। जूइश सिविलाइजेशंस है, तारीख ना, जूस के पास बम है। ठीक, एक सिविलाइजेशन है कन्फ्यूशियस, उनके पास बम है। ठीक है। रूस एक सिविलाइजेशन है, कम्युनिस्ट, उनके पास एक बम है। ओके, ये नाल वाले साडे ये भी इस्लाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬੰਮ ਫੜ ਲਿਆ और ਅਸੀਂ सेकुलर विदाउट अ बम। ओहो, बम बनाओ। ठीक ठीक, बम बनाया पहले और उसको कहा पीसफुल बुद्धा। उसको बुद्धा का नाम दे दिया जो पहला टेस्ट किया इंडिया ने 74 में मेरा ख्याल है। फिर देखा कि यहाँ तो बिल्कुल अग्रेसिव किस्म की बम की तैयारी हो रही है, तो फिर इन्होंने जो असली जब टेस्ट किया और शेल्फ में डाल दिया 98 में, उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी साहब आई थिंक वाज द प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट श्योर, 1998 में। तो फिर हमने भी उसके बाद अपना भी बम टेस्ट कर लिया। तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं एज अपोज टू क्रिश्चियन, जूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है ना, ये जो आसमानी कॉस्मोलॉजी है, सितारे, गैलेक्सीज, उसके अंदर, अर्थ के अंदर भी इसी किस्म की सिविलाइजेशंस हैं और सिविलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। बाय द वे, ईरान का भी यही आर्ग्यूमेंट है कि ईरानियन सिविलाइजेशन भी 2000 साल पुरानी है, ससानीद से लेके। वो कहते हैं हम भी सिविलाइजेशन है, तो इसलिए हमें भी बम चाहिए, वो भी बम बना रहे हैं। तो इंडिया ने भी ये रास्ता इख्तियार कर लिया। अब आइए बात यहाँ कि इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन, उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए हैं, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए हैं कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर रही है। वन पार्टी स्टेट। ये जो ट्रेंड है ना मेजॉरिटेरियनिज्म का, मेजॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी में सिर्फ थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल फ़र्क है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है, मगर जो इदारे होते हैं सारे वो डेमोक्रेटिक इदारे होते हैं। वो सबके इदारे होते हैं, सिविल सोसाइटी के इदारे होते हैं, उस पार्टी के इदारे नहीं होते। ठीक है। मगर फाशिज्म के अंदर या मेजॉरिटेरियनिज्म के अंदर वो जो सारे वो इदारे जो हैं वो सारे उस पार्टी के बन जाते हैं। ठीक है। बाय द वे, खान साहब भी यही करने जा रहे थे यहाँ कि अगर खान साहब ये इलेक्शन में अगर जीत जाते तो वो भी रियासत के इदारों को पीटीआई के इदारे बनाना चाह रहे थे। तो इसलिए उनके ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगता है इमरान खान के ऊपर कि वो भी एक फाशिस्ट गवर्नमेंट यहाँ बनाना चाह रहे थे और जो जमहूरियत के इदारे थे उनको ख़त्म कर रहे थे। मीडिया इधर उधर सब, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर और मीडिया के ऊपर प्रेशर और फौज के साथ सेम पेज, ये सारा वही ड्रामा था। ठीक है। इंडिया में भी ऐसे ही है, वहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़, मीडिया अथॉरिटीज़ सारे जो है मोदी के साथ मिल गए। तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रही है, इसलिए वहाँ ऑपोजिशन शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आइए कि ये आगे जाके इसका क्या होगा। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। मगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं 2 किस्म की, इसके अंदर क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्वालिफिकेशन ये है कि साउथ इंडिया वो बीजेपी को नहीं मानता,
साउथ इंडिया इज हाफ ऑफ इंडिया। हम तो जब भी इंडिया की बात होती है दुनिया में तो नॉर्थ इंडिया की बात होती है, बिकॉज मुगल ये सारे नॉर्थ इंडिया में थे ना, सारी इंडिया की तारीख जो है वो नॉर्थ इंडिया ही बनाता रहा है। ठीक है, साउथ इंडिया की जो था वो ऐसे लगता था एक अलग मुल्क है। अभी भी आप यकीन करें बहुत से पाकिस्तानियों को ये बात का नहीं पता कि साउथ इंडिया में आप चले जाएं, चेन्नई में चले जाएं या उधर चले जाएं तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। अच्छा, वो या अपनी ज़ुबान जो है उस कर्नाटका में है या जिधर भी है वो अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। हिंदी वहाँ इतनी नहीं बोली जाती। हिंदी ये सारा नॉर्थ इंडिया हमारी बेल्ट है, ये सारी ये इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है जैसे कहते हैं। तो अब बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ओके। और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, हाँ। वो जो हवा चल रही थी वो कम होनी शुरू हो गई है। अच्छा। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। ओके। क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर जो अटैक किए उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, ठीक, पुश बैक आ रही है और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मीडिया को अंदर किया जा रहा है, बाकी इदारे जो हैं उनको अपने इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पार्टी पोलिटिकल पर्पसेस। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या आप देखें इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन में भी उसने तब्दीली कर दी। पहले वो इंडिपेंडेंट 3 होते थे, अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा ज़रूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा या पुश बैक आएगी आगे जाके? अगर तो वो चौथी दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है, जैसे पाकिस्तान में पुश बैक ज़ियाउल हक को करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ज़ियाउल हक हर स्कूल के अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है ज़िया की बात। हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रेमेसी वो जो है वो आएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज देन ये जो छोटे छोटे बाकी वहाँ के जो मुल्क है उसके अंदर वो जो बाकी फूल हैं वो फिर मुरझा जाएंगे। जब वो मुरझाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी और वायलेंस होगा। और नरेंद्र मोदी साहब को ब्रेक लगाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी शो में ब्रेक लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए उनके ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगता है इमरान खान के ऊपर कि वो भी एक फाशिस्ट गवर्नमेंट यहाँ बनाना चाह रहे थे और जो जमहूरियत के इदारे थे उनको ख़त्म कर रहे थे। मीडिया इधर उधर सब, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर और मीडिया के ऊपर प्रेशर और फौज के साथ सेम पेज, ये सारा वही ड्रामा था। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे ही है। वहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़, मीडिया अथॉरिटीज़ सारे जो है मोदी के साथ मिल गए। तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रही है, इसलिए वहाँ ऑपोजिशन शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब आइए कि ये आगे जाके इसका क्या होगा। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। मगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं 2 किस्म की इसके अंदर क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्वालिफिकेशन ये है कि साउथ इंडिया वो बीजेपी को नहीं मानता। साउथ इंडिया इज हाफ ऑफ इंडिया। हम तो जब भी इंडिया की बात होती है दुनिया में तो नॉर्थ इंडिया की बात होती है, बिकॉज मुगल ये सारे नॉर्थ इंडिया में थे ना, सारी इंडिया की तारीख जो है वो नॉर्थ इंडिया ही बनाता रहा है। ठीक है, साउथ इंडिया की जो था वो ऐसे लगता था एक अलग मुल्क है। अभी भी आप यकीन करें बहुत से पाकिस्तानियों को ये बात का नहीं पता कि साउथ इंडिया में आप चले जाएं, चेन्नई में चले जाएं या उधर चले जाएं तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। अच्छा, वो या अपनी ज़ुबान जो है उस कर्नाटका में है या जिधर भी है वो अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। हिंदी वहाँ इतनी नहीं बोली जाती। हिंदी ये सारा नॉर्थ इंडिया हमारी बेल्ट है, ये सारी ये इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है जैसे कहते हैं। तो अब बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ओके। और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, वो जो हवा चल रही थी वो कम होनी शुरू हो गई है। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर जो अटैक किए उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, पुश बैक आ रही है और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मीडिया को अंदर किया जा रहा है, बाकी इदारे जो हैं उनको अपने इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पार्टी पोलिटिकल पर्पसेस। उनकी
इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या आप देखें इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन कमीशन में भी उसने तब्दीली कर दी है। पहले वो इंडिपेंडेंट 3 होते थे, अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा ज़रूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा या पुश बैक आएगी आगे जाके? अगर तो वो चौथी दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है, जैसे पाकिस्तान में पुश बैक ज़ियाउल हक को करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ज़ियाउल हक हर स्कूल के अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है ज़िया की बात। हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रेमेसी वो जो है वो आएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज देन ये जो छोटे छोटे बाकी वहाँ के जो मुल्क है उसके अंदर वो जो बाकी फूल हैं वो फिर मुरझा जाएंगे। जब वो मुरझाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी और वायलेंस होगा। और नरेंद्र मोदी साहब को ब्रेक लगाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी शो में ब्रेक लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग